नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हम लोग मंथली करंट अफेयर रिवीजन की सीरीज में फिर से हाजिर हैं। कल हमने जुलाई और अगस्त के मंथली रिवीजन सीरीज को स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ कारणवश वीडियो जो है पॉज हो गया था और उसके आगे की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। तो आज फिर से हाजिर हैं जुलाई और अगस्त 2024 की घटनाओं को लेकर के। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं। तो हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम देख रहे थे और उसी के क्रम में ये भी शामिल है। तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? भारत ने एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की अध्यक्षता संभाली है। तो कब संभाली है? सत्र 2024-25 के लिए। तो डिजास्टर आप जानते हैं कि जब किसी भी क्षेत्र में या किसी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक आपदा या मानव जनित आपदा के रूप में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे जान और माल की हानि होती है, तो ऐसे कंडीशन को हम आपदा की श्रेणी में वर्गीकृत करते हैं। और इसके लिए एनडीआरएफ जो नेशनल स्तर पर कार्य करती है और एसडीआरएफ जो राज्य स्तर पर कार्य करती है, साथ ही साथ डीडीएमए जो जिला स्तर पर इसकी निगरानी करती है, इसको संचालित करती है, वो मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। तो अभी जो है भारत ने एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की अध्यक्षता संभाली है 2024-25 के लिए। तो इसका अध्यक्ष का पदभार संभाला है जो वैश्विक और क्षेत्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो देखिए, जब भी हम कभी आपदा से संबंधित कोई क्रियाकलाप करते हैं तो सबसे पहले तो ये करते हैं कि जो उसका आपदा हो वो न्यूनीकरण हो, यानी उन कारकों को देखा जाता है जिसके कारण आपदा घटित होती है और उन कारकों को कम किया जाता है। तो यह जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एडीपीसी एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये याद रखिएगा, जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर केंद्रित है। इसकी स्थापना भारत और 8 पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड द्वारा की गई थी। एडीपीसी एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कार्य करता है जो न्यासी बोर्ड द्वारा शासित होता है, जिसका मुख्यालय बैंकॉक, थाईलैंड में अवस्थित है और परिचालन देशों में इसके उप केंद्र हैं। भारत में डीआरआर में विशेष रूप से आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन यानी सीडीआरआई की स्थापना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की अगुवाई की है। भारत आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंदाई फ्रेमवर्क जो है एक महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क है, जिसके माध्यम से जो इससे संबंधित जो पक्षकार देश हैं वो आपस में क्या करते हैं, आपदा से निपटने के लिए एक क्रियाविधि तैयार करते हैं। तो भारत जो है इसका सदस्य देश है, जिस पर इसने वर्ष 2015 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए थे। तो कब किया था? 2015 में, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए, जुलाई और अगस्त माह में जो भी संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम हुए उन्हें हम लोग देख लेते हैं। तो सीसीए के तहत अफगान सिखों की नागरिकता अभी दी गई है। तो अफगान के जो सिख थे उनके तहत जो है नागरिकता प्रदान की गई है। अब देखिए, जो नागरिकता है वो संविधान के भाग 2 में वर्णित है। साथ ही साथ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान करता है। और आप सभी को पता होगा कि भारत में नागरिकता 5 प्रकार से अर्जित की जा सकती है, ठीक है। तो पहला है जन्म, दूसरा है वंश, तीसरा है पंजीकरण, चौथा है प्राकृतिकरण और पांचवा है समावेशन, किसी क्षेत्र का समावेशन। तो जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत ये अफगान के 5 सिखों की नागरिकता दी गई है। तो
जो नागरिकता से संबंधित हमारा मुख्य अधिनियम है वो 1955 में आया था और उसमें समय समय पर संशोधन किए गए, जैसे कि 57 में, 60 में, 85 में, 86 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और लेटेस्ट में 2019 में संशोधन किए गए हैं। और इसी संशोधन के अनुसार जो है ये अभी अफगान के सिखों को नागरिकता दी गई है। तो नई दिल्ली में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत 20 अफगान सिखों को नागरिकता प्रदान की गई है, जो कई दीर्घकालिक वीजा धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करता है, जो दशकों से भारतीय नागरिकता चाहते थे। कुछ आवेदक जो 1997 से दीर्घकालिक वीजा पर भारत में रह रहे हैं, उनके नागरिकता आवेदन नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत लंबित थे। गौरतलब है कि दिसंबर 2019 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया ताकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये 3 मुख्य देश हैं, आप याद रखिएगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ठीक है, के 6 गैर मुस्लिम समुदायों जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं, से संबंधित अनिर्दिष्ट प्रवासियों को पंजीकरण तथा प्राकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता की सुविधा प्रदान की जा सके, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर गए थे। तो ये टाइमलाइन याद रखिएगा, 31 दिसंबर 2014, उससे पहले यदि भारत में आ गए हों तो उन्हें किसके तहत नागरिकता प्रदान की जाएगी? पंजीकरण और प्राकृतिकरण के माध्यम से। नागरिकता के लिए अर्हता प्राप्त करने की अवधि को 11 वर्ष के निरंतर प्रवास की मौजूदा आवश्यकता से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। कई अफगान सिख अपने आवेदन को वर्ष 1955 के अधिनियम से CCA में स्थानांतरित करने के लिए याचिका दायर कर रहे हैं, क्योंकि CCA से नागरिकता प्राप्त करने का बेहतर अवसर मिलता है। वर्ष 1955 अधिनियम के तहत आवेदनों में कई प्राविधानों की भागीदारी के कारण देरी होती थी, जबकि CCA ने राज्य सरकार की भूमिका को हटाकर प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप शीघ्र अनुमोदन हुआ है। ठीक है, चलिए अगले संवैधानिक घटनाक्रम की बात करें तो ADC द्वारा 125वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की मांग की गई है। तो ADC क्या है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो देखिए, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6, ये जो है विभिन्न मतलब मुख्य रूप से जो जनजाति समुदाय हैं उनके संरक्षण और वहाँ के प्रशासन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 5 में माफ़ कीजिएगा, अनुसूची 5 में ऐसे राज्य शामिल हैं जो अनुसूची 6 में शामिल नहीं हैं। और वहीं जो है अनुसूची 6 में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, तो ये राज्य अनुसूची 6 में शामिल हैं। तो ये तो हो गया बैकग्राउंड। तो अभी क्या हुआ है? ADC द्वारा 125वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की मांग की गई है। तो हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के 10 स्वायत्त जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी मजिस्ट्रेटों ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की और 125वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की मांग रखी। इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने विधेयक से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया। विधेयक का उद्देश्य संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत जनजाति स्वायत्त परिषदों को अधिक वित्तीय, कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करना है। तो उद्देश्य याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग गाँवों या गाँवों के समूहों के लिए ग्राम परिषदें यानी विलेज काउंसिल स्थापित की जाएंगी, जबकि प्रत्येक जिले के शहरी क्षेत्रों में नगर परिषदें स्थापित की जाएंगी। राज्यपाल को ग्राम एवं नगर परिषदों को शक्तियों तथा उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण हेतु नियम बनाने का अधिकार होगा। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि राज्यपाल दल बदल या दल परिवर्तन के आधार पर परिषद सदस्यों की अनर्हता संबंधी नियम भी बना सकते हैं। ठीक है, विधेयक में जिला, ग्राम और नगर परिषदों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए इन राज्यों में एक वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। जिला परिषदों, क्षेत्रीय परिषदों, ग्राम परिषदों और नगर परिषदों के चुनाव की देखरेख राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाएगी, जिसकी नियुक्ति इन 4 राज्यों के लिए राज्यपाल द्वारा की जाती है।
तो मुख्य रूप से राज्यपाल ही जिम्मेदार हैं। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ें। तो वर्ष 2024-25 के लिए नवीन संसदीय समितियों का गठन किया गया। तो संसदीय समितियां क्या होती हैं? जो संसद के कामकाज होते हैं या विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट होते हैं या लेखा जोखा होता है उनके लिए बनाई जाती हैं। तो 6 जो है नवीन संसदीय समितियों का गठन किया गया है। कौन कौन से? तो लोक लेखा समिति जिसे पीएससी और सरकारी व्यय का प्रबंधन जो करती है। प्राक्कलन समिति जो सरकारी व्यय की जांच और दक्षता सुनिश्चित करती है। लोक उपक्रम समिति जो लोक क्षेत्र के उद्यमों के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करती है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के कल्याण पर केंद्रित समितियां शामिल हैं। और अभी 2-4 दिन पहले ही एससी एसटी से संदर्भित जो भी समिति बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले समय में। नवगठित समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल हैं। विगत लोकसभा के विपरीत जहां समिति के गठन में प्रायः चुनाव शामिल होते थे, 18वीं लोकसभा में समितियों का गठन मुख्य रूप से आम सहमति से किया गया है। भारत में संसदीय समितियों जो कि ब्रिटिश संसद से ली गई है को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 शक्तियां और विशेषाधिकार और अनुच्छेद 118 कार्य संचालन के लिए विनियमन के अंतर्गत अधिकार प्राप्त है। चलिए अब हम लोग जुलाई और अगस्त के आर्थिक घटनाक्रम पर चर्चा कर लेते हैं। तो वैश्विक कृषि निर्यात में भारत 8वें स्थान पर है। किसके द्वारा बताया गया है? तो WTO के द्वारा। तो विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने वर्ष 2023 में कृषि निर्यात में वर्ष 2022 के 55 बिलियन डॉलर से घटकर 51 मिलियन डॉलर रह जाने के बावजूद वर्ष 2023 में कृषि उत्पादों के मामले में दुनिया के 8वें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। ठीक है, तो जो कुल निर्यात है उसकी मार्केट वैल्यू 55 बिलियन डॉलर से घट करके 51 बिलियन डॉलर हो गई है। बावजूद इसके जो है भारत 8वें स्थान पर बना हुआ है। WTO व्यापार सांख्यिकी 2023 से संबंधित प्रमुख अंतर्दृष्टि और रुझानों पर एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि उत्पादों के प्रमुख निर्यातक में ब्राज़ील, यूरोपीय संघ और थाईलैंड, तो ये जो है 2023 में अपने निर्यात में क्रमशः 6%, 5% और 0.2% की वृद्धि की है। शीर्ष 10 देशों में शामिल अन्य 7 अर्थव्यवस्थाओं ने कृषि उत्पादों के अपने निर्यात में कमी देखी गई है तथा सामूहिक रूप से शीर्ष 10 निर्यातकों ने वर्ष 2023 में विश्व निर्यात में 71.9% हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व किया है। अब देखिए पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर यूरोपीय संघ है। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन है? तो अमेरिका है। और तीसरे स्थान पर बात करें तो तीसरे स्थान पर ब्राज़ील है। ठीक है, और ये चौथे स्थान पर चीन है। भारत का स्थान 8वां है। तो ये आप क्रम से 4 जो है याद रखिएगा और 8वां भारत का स्थान है। बस इतना ही काफ़ी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश बना है। तो हाल ही में खान मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही यानी खनिज उत्पादन के आंकड़े प्रकाशित किए थे और वर्ष 2023-24 में कुल MCDR खनिज उत्पादन में लौह अयस्क 275 मिलियन मीट्रिक टन और चूना पत्थर 450 मिलियन मीट्रिक टन का योगदान लगभग 80% होगा। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक है, तीसरा सबसे बड़ा चूना पत्थर है और चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। तो आप याद रखिएगा, एल्युमिनियम में दूसरा, चूना पत्थर में तीसरा और लौह अयस्क में चौथा। विश्व स्तर पर चीन एल्युमिनियम और चूना पत्थर का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो चीन पहले पायदान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया पहले पायदान पर है किसमें? लोहा के उत्पादन में। चीन एल्युमिनियम और चूना पत्थर में पहले पायदान पर है। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा एल्युमिनियम अयस्क और लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। तो ओडिशा की स्थिति क्या है? भारत में पहले पायदान पर है एल्युमिनियम और लौह अयस्क के उत्पादन के मामले में।
भारत में चूना पत्थर उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। खनिज उत्पादन की रिपोर्ट 19 राज्यों से प्राप्त हुई है, जिनमें से 97.04% खनिज उत्पादन का बड़ा हिस्सा केवल 7 राज्यों तक ही सीमित है। हिस्सेदारी के अनुसार खनिज उत्पादन का क्रम ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये राज्य हैं। तो सबसे ज़्यादा खनिज किसने उत्पादित किया है? तो ओडिशा ने, उसके बाद छत्तीसगढ़ ने, उसके बाद राजस्थान ने। तो ये कम से कम 3 तो याद रखिएगा, ठीक है। शेष 12 राज्यों की संचयी हिस्सेदारी कुल मूल्य के 3% से भी कम है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब जो है तुअर दाल से संबंधित एक प्रमुख खबर है। तो भारत में मोजाम्बिक से तुअर दाल का आयात किया गया है। तुअर दाल क्या होता है? जिसे हम अरहर दाल बोलते हैं, और यह जो है भारत विरोधी समूह द्वारा बाधित किया गया था और अभी फिर से आयात किया गया है। जो 2023-24 में 4.65 मिलियन मीट्रिक टन दालों का आयात किया गया, जो वर्ष 2022-23 में 2.53 मिलियन टन से अधिक है। यानी आयात जो है बढ़ा है। और जो वर्ष 2018-19 के बाद से सबसे अधिक है। मूल्य के संदर्भ में दालों का आयात 93% बढ़कर के 3.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया है। अब ये देखिए दाल क्यों आयात किया जाता है। तो जो भारत में इतनी बड़ी आबादी है, विश्व में पहले स्थान पर हैं हम लोग जनसंख्या के मामले में, और इतनी बड़ी जनसंख्या के पोषण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दाल एक प्रमुख प्रोटीन का साधन होता है, जिसके तहत जो है व्यक्ति अपने प्रोटीन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो ऐसे में जो भारत है वो सभी तक दाल पहुंचाने में सक्षम नहीं है उत्पादन के माध्यम से। तो ऐसे में सरकारें क्या करती हैं कि अन्य देशों से आयात करती हैं ताकि यहाँ पर पोषण आवश्यकताएं पूरी हो सकें। तो इसीलिए कहाँ से आयात किया गया? मोजाम्बिक से, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखें। तो वर्ष 2023-24 में भारत ने 7.71 लाख टन तुअर या अरहर का आयात किया था, जिसमें 2.64 लाख टन, एक तिहाई मोजाम्बिक से आया। मलावी भी भारत को तुअर का एक प्रमुख आपूर्ति करता है। मोजाम्बिक ने भारत के साथ वर्ष 2025-26 तक 2 लाख टन तुअर अरहर दाल की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन भी किया है, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक को देखें। तो वन नेशन वन लोकेशन, ये क्या है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में सड़क, रेलवे, वायुमार्ग, जलमार्ग और रज्जु मार्ग यानी रोपवे सहित सभी परिवहन प्रणालियों को एकल हब व टर्मिनल्स में एकीकृत करने की घोषणा की है, ताकि यात्री सुविधा को सरल एवं बेहतर बनाया जा सके। यानी जो भी परिवहन का साधन है, जिसके भी माध्यम से परिवहन होता है, उनको क्या किया जाए? एकल हब व टर्मिनल के रूप में बदला जाए, ताकि एक ही जगह से सारी सुविधाएं मिल सकें। ये टर्मिनल विभिन्न परिवहन साधनों को जोड़ने के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करेंगे, जो देश में सड़कों के माध्यम से आवागमन करने वाले 87% यात्री यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। इसमें नहाई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन के माध्यम से कटरा और तिरुपति में 2 पायलट हब विकसित किए जाएंगे। साथ ही वाराणसी एवं नागपुर में भी 2 अन्य हब विकसित किए जाएंगे। NHLM परिवहन लॉजिस्टिक बुनियादी अवसंरचना और संपत्ति मुद्रीकरण में सुधार लाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पहलों का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार है। चलिए हम लोग साइंस एंड टेक एवं रक्षा प्रतिरक्षा से संबंधित जो प्रमुख घटनाक्रम थे 2024 में जुलाई और अगस्त माह में, उन्हें देख लेते हैं। तो अभी रैमसेस मिशन लाया गया, किसके द्वारा? तो इसरो और EU की पहल है, यानी यूरोपीय यूनियन की पहल है। ये करेगा क्या? तो क्षुद्र ग्रह एपोफिक को ट्रैक करेगा, और जो उसका आकार क्या है क्षुद्र ग्रह एपोफिक का? तो 375 मीटर चौड़ा है और 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के 32,000 किलोमीटर के दायरे में आएगा और उसी का ये अध्ययन करेगा।
रैमसेस मिशन किसका किसका संयुक्त पहल है? तो इसरो जो भारत की है और EU, ठीक है। तो रैमसेस अंतरिक्ष यान यह देखेगा कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अपोफिस को कैसे प्रभावित करता है। इसके साथ ही इसके द्वारा यह भी देखा जाएगा कि समय के साथ क्षुद्र ग्रह का आकार, घूर्णन और सतह की विशेषताएं कैसे बदलती है। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ें तो दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो पहले चरण में बैलिस्टिक मिसाइल का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था वो 2000 किलोमीटर था। अब ये दूसरे चरण की बात हो रही है। तो कौन कर रहा है? तो DRDO ने अपने दूसरे चरण बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खतरों से बचाव में भारत की उन्नत क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती हैं? तो ये परवलयाकार रूप में चलती हैं, यानी यहाँ पर प्रक्षेपण केंद्र है और यहाँ पर टारगेट है। तो ये परवलयाकार गति को धारण करती हैं, जबकि क्रूज मिसाइल जो होता है वो सीधा गमन करता है, ठीक है, टारगेट की ओर। तो ये इनमें दोनों में अंतर है। और जो द्वितीय चरण का बैलिस्टिक मिसाइल है ये 5000 किलोमीटर दूरी तक की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकती है, जिससे भारत की सामरिक सुरक्षा मजबूत होगी। 2000 किलोमीटर की दूरी तक की मिसाइलों को रोकने में सक्षम चरण 1 को BMD यानी बैलिस्टिक मिसाइल पहले ही तैनात की जा चुकी है। चरण 2 मिसाइल के 2 चरणीय ठोस प्रणोदन वाली जमीन से प्रक्षेपित की जाने वाली प्रणाली है, जिसे अंत से लेकर निम्न बाह्य वायुमंडलीय अवरोधन हेतु डिजाइन किया गया है। इसमें क्या क्या लगाया गया है? तो लंबी दूरी के सेंसर, कम विलंबता संचार और उन्नत इंटरसेप्टर मिसाइलों सहित नेटवर्क केंद्रित शुद्ध हथियार प्रणाली का प्रदर्शन किया गया है। DRDO चरण 1 और 2 में क्रमशः 2000 किलोमीटर और 5000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए एक स्वदेशी बहुस्तरीय नेटवर्क विकसित कर रहा है। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ें तो लामा 3.1। तो लामा 3.1 क्या है? तो मेटा के नवीनतम AI मॉडल लामा 3.1 ने कथित तौर पर विभिन्न प्रदर्शन मानदंडों में OpenAI जैसे अग्रणी प्रतिस्पर्धाओं को पीछे छोड़ दिया है, जिससे तत्कालीन परिदृश्य में ओपन सोर्स AI की उभरती भूमिका में रुचि पैदा हो गई है। तो लामा 3.1 क्या है? तो साइंस एंड टेक से संबंधित है और मेटा का नवीनतम AI मॉडल है, ठीक है। ओपन सोर्स AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकियों के लिए एक शब्द है जो ओपन सोर्स लाइसेंस के तहत सभी के लिए उपलब्ध है, चाहे वे उन्हें व्यवसाय या आनंद के लिए उपयोग करना चाहें। मेटा ओपन सोर्स AI का समर्थन करता है क्योंकि यह नए विचारों का प्रोत्साहित करता है और व्यवसायों को अधिक स्वतंत्र तथा सुरक्षा देता है। चलिए अगले मोस्ट टॉपिक की ओर बढ़ें तो ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया गया। कहाँ पर किया गया? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किया। कहाँ पर? उड़ीसा के तट पर, ठीक है। और इसका जो प्रक्षेपण किया गया सुखोई 30 MK1 प्लेटफार्म से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो गौरव एक जो है 1000 किलोग्राम वजनी हवा से छोड़ा जाने वाला ग्लाइड बम है, जो लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसे हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। उड़ान परीक्षण के दौरान ग्लाइड बम ने लॉन्गविलर द्वीप पर स्थापित लक्ष्य को बिल्कुल सटीकता से भेदा है। तो ये भारत की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है ग्लाइड बम। और इसकी दूरी क्या है? लंबी दूरी तक भेज सकता है। और इसका वजन क्या है? तो 1000 किलोग्राम तक का है, ठीक है। बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान। तो बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान जो सुनीता विलियम्स और बैरी बुच, इससे जो है बैरी बुच विल्मोर फरवरी 2025 में कहाँ गए थे? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक ही रहेंगे, मतलब फरवरी 2025 में नहीं गए थे, वो जुलाई और अगस्त में ही गए थे। उन्हें वापस होना था, जून में ही गए थे, लेकिन उन्हें जुलाई और अगस्त में वापस होना था, लेकिन फरवरी 2025 तक वहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि बोइंग स्टारलाइनर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके कारण वे वहीं पर थे। तो इस पर हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये इस पर जब वापसी हुई थी
तो इसे कवर किया गया है। चलिए अब हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड को देख लेते हैं, जुलाई और अगस्त की। तो वैश्विक वन क्षेत्र में क्षेत्र वृद्धि में भारत का तीसरा स्थान है। तो वैश्विक रूप से वन क्षेत्र की वृद्धि में भारत का स्थान क्या है? तीसरा। तो वन वृद्धि क्षेत्र क्या होते हैं? तो वन वृद्धि क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जो आधिकारिक तौर से यानी औपचारिक रूप से सरकारी अभिलेख में दर्ज होते हैं वे क्षेत्र, और भले ही उस पर वृक्ष लगे हों या न लगे हों, वन हों या न हों, तो ऐसे क्षेत्रों को क्या बोलते हैं? वन क्षेत्र। ठीक है। तो हाल ही में जारी खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO की रिपोर्ट ने वन क्षेत्र लाभ के मामले में भारत को विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर रखा है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2010 से 2020 तक के अनुमान में 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्राप्त किया है, जिससे इस अवधि के दौरान सबसे महत्वपूर्ण वन क्षेत्र लाभ वाले शीर्ष 10 देशों में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन 19,37,000 हेक्टेयर के साथ सबसे अधिक वन क्षेत्र का लाभ उठाता है और दुनिया में सबसे आगे है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 4,46,000 हेक्टेयर के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है। भारत तीसरे स्थान पर है और भारत का जो कुल वन क्षेत्र का लाभ है कितना है? 2,66,000। टॉप 10 में अन्य देशों में बात करें तो चिली हो गया, वियतनाम, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली और रोमानिया शामिल हैं। तो फर्स्ट पर चीन, सेकंड पर ऑस्ट्रेलिया, थर्ड पर भारत है, ये याद रखिएगा। डार्क ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो डार्क ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो आप लोगों ने जब समुद्र के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहाँ पर जो है यूफोटिक जोन, बैथेल जोन और एबाइसल जोन के बारे में पढ़ा होगा, यानी फोटिक अपोटिक जोन के बारे में। तो उसके बारे में बात कर रहा है। तो डार्क ऑक्सीजन कहाँ पाया गया है? गहरे समुद्र तल में। तो इसका वर्णन कहाँ किया गया है? तो नेचर पत्रिका में किया गया है, जियो साइंस में। ठीक है। और इसमें क्या पाया गया है? तो गहरे समुद्र तल पर ऑक्सीजन के एक नए रूप के उत्पादन को उजागर किया है, जिसे डार्क ऑक्सीजन कहा गया। वैज्ञानिकों ने बताया कि एक अज्ञात प्रक्रिया के तहत विश्व के महासागरों की गहराई, जहां सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है, में ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। यह खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑक्सीजन की समुद्री जीवन को सहारा देती है और यह बताती है कि वहां पहले से अज्ञात पारिस्थितिक तंत्र मौजूद हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने वितलीय क्षेत्र, जिसे एबाइसल जोन कहते हैं, ठीक है, जहां सूर्य का प्रकाश अत्यंत कम है और प्रकाश संश्लेषण के लिए अपर्याप्त है, कि कुछ क्षेत्रों में ऑक्सीजन की सांद्रता में अप्रत्याशित वृद्धि देखी है। शोधकर्ताओं ने कहा कि यह खोज ऑक्सीजन के एक नए स्रोत का प्रतिनिधित्व करती है जहां प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, और इसे डार्क ऑक्सीजन नाम दिया गया है। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ें। तो अंटार्कटिक में हीट वेव। तो हाल ही के समय में अंटार्कटिक अत्यंत शीत ऋतु में भी भीषण हीट वेव का सामना कर रहा है, जो पिछले 2 वर्षों में रिकॉर्ड तापमान की दूसरी घटना है। जुलाई 2024 के मध्य से भूमि का तापमान सामान्य से औसत 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है तथा कुछ क्षेत्रों में 28 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि देखी गई है। तो यहाँ पर हीट वेव का कारण क्या बताया गया है? तो ध्रुवीय भ्रमण धाराएं, जिसे पोलर वर्टेक्स को माना जा रहा है कि उसकी स्थिति कमजोर हो गई है। पोलर वोर्टेक्स ध्रुवीय भंवर, जिसे पोलर पिक के नाम से भी जाना जाता है, ध्रुवीय पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के आसपास निम्न दाब और ठंडी पवनों का एक बड़ा क्षेत्र है। वोर्टेक्स शब्द का अर्थ है पवन के वामावर्त प्रवाह से है, जो ध्रुवों के निकट ठंडी पवन को बनाए रखने में सहायता करता है। यह हमेशा ध्रुवों के निकट मौजूद रहता है, लेकिन गर्मियों में कमज़ोर हो जाता है, वह सर्दियों में मजबूत हो जाता है। लेकिन अभी क्या हुआ? सर्दियों में भी कमज़ोर हो गया, इसीलिए यह कारण बना। अंटार्कटिक समुद्री बर्फ में कमी हुई है। तो अंटार्कटिक समुद्री बर्फ ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर पहुंच गई है, जिससे सौर ऊर्जा को परावर्तित करने और शीत पवनों एवं गर्म जल के बीच अवरोधन के रूप में कार्य करने की इसकी क्षमता कम हो गई है। यह कमी वैश्विक तापमान की वृद्धि में योगदान देती है। अब ये देखिए, जो सौर ऊर्जा का परावर्तन है, तो जो एल्बिडो है, यानी जो सतह जितनी चिकनी होगी और चमकदार होगी, उतना ही एल्बिडो इफेक्ट होगा। ठीक है। तो
जब बर्फ ही कम रहेगा तो एल्बिडो क्या होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ऐसे में क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। अगला कारण है ग्लोबल वार्मिंग की उच्च दर। अंटार्कटिका वैश्विक औसत से लगभग दोगुनी दर से वार्मिंग का अनुभव कर रहा है, जिसका अनुमान प्रति दशक 0.22 से 0.32 डिग्री सेल्सियस है। आईपीसीसी के अनुमानों के अनुसार पूरी पृथ्वी प्रति दशक 0.14 से लेकर के 0.18 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से गर्म हो रही है। दक्षिणी महासागर का प्रभाव भी बताया जा रहा है। तो गर्म होती दक्षिणी महासागर समुद्री बर्फ में कमी के कारण अत्यधिक ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे एक फीडबैक लूप बनता है जो अंटार्कटिका पर हवा के तापमान को बढ़ाता है तथा चरम मौसम घटनाओं के जोखिम को बढ़ाता है। नीलकुरंजी संकटग्रस्त प्रजाति घोषित की गई है। अगला बिंदु है हम लोगों का। तो नीलकुरंजी क्या है, एक विशेष प्रकार का फूल है, ठीक है। तो नीलकुरंजी जिसे स्ट्रोबिलांथेस कुथियाना के नाम से जाना जाता है, जो प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार खिलता है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में संवेदनशील मानदंड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस प्रजाति का इससे अद्वितीय पुष्पन चक्र और पारिस्थितिक चुनौतियों के कारण पहले IUCN मानकों के अंतर्गत मूल्यांकन नहीं किया गया था। नीलकुरंजी 3 मीटर ऊंची एक स्थानिक झाड़ी है जो केवल दक्षिण पश्चिमी भारत के 5 पर्वतीय प्रदेशों के उच्च ऊंचाई वाले 16 ग्रासलैंड इकोसिस्टम में 1340 से 2600 मीटर की ऊंचाई पर देखी जाती है। तो जो हमारा भारत है वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। जो नीलकुरंजी है वो पश्चिमी घाट पर पाई जाती है, मालाबार तट पर, ठीक है। और इसी क्षेत्र में ये देखी जाती है 5 राज्यों में, ठीक है। नीलकुरंजी का वैज्ञानिक नाम केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में स्थित कुंती नदी के नाम पर रखा गया है, जहां यह फूल बहुतायत में पाया जाता है। ये सेमल पेरस यानी जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करने वाले होते हैं तथा जीवन चक्र के अंत में प्रत्येक 12 वर्ष में एक साथ खिलते हैं और फलते हैं। अधिक मात्रा में खिलने के लिए प्रसिद्ध ये फूल पहाड़ी घास के मैदानों को बैंगनी नीला रंग प्रदान करते हैं, जिस कारण इन्हें नीलकुरंजी यानी ब्लू स्ट्रोबिलांथेस फूल के नाम से जाना जाता है। और इस प्रजाति की अधिकांश उप प्रजातियाँ तमिलनाडु के नीलगिरी में पाई जाती हैं। इसके बाद मुन्नार, पलानी, कोडाईकनाल और अन्नामलाई पर्वत में स्थित हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टि में से, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ें। तो भारत के 3 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं। तो देखिए, तमिलनाडु के रंजरायन पक्षी अभयारण्य और काजू वैली पक्षी अभयारण्य तथा मध्य प्रदेश के तवा जलाशय को 3 नए आर्द्रभूमि के रूप में रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो रामसर स्थल क्या है? तो ईरान का एक शहर है जो 2 फरवरी 1971 को यहाँ पर रामसर सम्मेलन हुआ था और इसी के तहत आर्द्रभूमियों का संरक्षण किया जाता है और उन्हें रामसर स्थल में घोषित किया जाता है। और इसी के साथ एक टर्म और जुड़ता है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वे जलीय क्षेत्र होते हैं जो संकटग्रस्त स्थिति में होते हैं। तो आप लोगों ने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में इसे अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। अच्छा, ये 3 नए रामसर स्थल जब जुड़ गए हैं तो अभी जो है ये जुलाई और अगस्त की बात है 2024 की। तो उस समय भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 85 हो गई थी, लेकिन अब यह बढ़ करके 91 हो गई है, ठीक है। तो नया डाटा 91 हो गया है। अब इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल में इन 3 राम स्थलों को देख लेते हैं, रामसर स्थलों को। तो भारत में कितने हो गए हैं? 91 हो गए। अब तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर स्थल जो 18 स्थल हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 स्थल हैं। नंजरायन पक्षी अभयारण्य जो तमिलनाडु में है, तो यह जो है एक झील है और यह एक बड़ी उथली वेटलैंड है जो तमिलनाडु में तिरुपुर जिले के उथुकुली तालुक के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। सदियों पहले इसका स्थानीय राजा नंजरायन ने पुनर्भरण किया था और उन्हीं के नाम पर यह नंजरायन पक्षी अभयारण्य नाम रखा गया है। कुल हेक्टेयर की बात करें तो 125.865 हेक्टेयर में फैला हुआ है।
विशेषकर नल्लार जल निकासी से भारी वर्षा यह प्राप्त करता है। इसमें बार हेडेड गूंज, नार्दर्न शावलर, स्पार्ट बिल्ड पेलिकन, हेरान जैसी पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। तमिलनाडु के 17वें पक्षी अभयारण्य के रूप में यह नामित किया गया है। कौन सा? नंजरायन पक्षी अभयारण्य। ठीक है। काजू वैली पक्षी अभयारण्य की बात करें तो जो ये भी तमिलनाडु में है, पुदुचेरी के उत्तर में विल्लुपुरम जिले में कोरोमंडल तट पर स्थित है। एक खारे पानी की उथली झील है। यह झील खारे उपलुकुल्ली क्रीक और इदायन थिट्टू नदमुख द्वारा बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है, जो ज्वार नदमुख क्रीक पोषित खारे और ताजे जल के बेसिन जैसी विविध जल विशेषताओं वाली एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि है। वहीं तवा जलाशय की बात करें तो तवा जो है कहाँ पर है? एमपी में है। तो इटारसी शहर के पास स्थित है और यह तवा और देनवा नदियों के संगम पर यह जलाशय स्थित है, जिसे मूल रूप से सिंचाई के लिए बनाया गया था तथा अब यह विद्युत उत्पादन एवं जलीय कृषि का भी समर्थन करता है। जलाशय सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित है। ठीक है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी वन्यजीव अभयारण्य की पश्चिमी सीमा बनाता है। वहीं मालानी, सोनभद्र और नागद्वारी नदी तथा जलाशय की मालानी, सोनभद्र और नागद्वारी नदी तवा जलाशय की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ये तवा जलाशय की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो मालानी, सोनभद्र और नागद्वारी। तवा नदी बाएं किनारे की एक सहायक नदी है जो छिंदवाड़ा जिले में महादेव पहाड़ियों से निकलती है और बैतूल जिले से होकर बहती है एवं नर्मदापुरम जिले में नर्मदा नदी में मिल जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर तवा नदी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। कहाँ से निकलती है? छिंदवाड़ा जिले में महादेव पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। और बैतूल जिले से बहती हुई कहाँ पर मिल जाती है? नर्मदापुरम जिले में जाती है और नर्मदा नदी से मिल जाती है। यह नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो तवा नदी किसकी सबसे सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। इस जलाशय में स्पॉटेड डियर और पेंडेंट स्टार्क पाए जाते हैं। सी नर्मदा की बात करें, अगला टॉपिक है। तो हाल ही में भारतीय शैक्षणिक संस्थान गांधीनगर यानी IIT-GN ने अपने परिसर में नर्मदा वैली प्रबंधन केंद्र की स्थापना की है। यह केंद्र IIT इंदौर के साथ मिलकर काम करेगा और भारत में जल संसाधनों के लिए जिम्मेदार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा समर्थित है। नर्मदा नदी बेसिन प्रबंधन सेंटर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के लगभग 1000 किलोमीटर के पूरे बेसिन की मैपिंग पर काम करेगा। इस मौके पर नर्मदा नदी बेसिन की 3D मॉडल और नर्मदा बेसिन पर किए गए साइंटिफिक रिसर्च को भी प्रस्तुत किया गया है।